नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सुबह की इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को करेंगे संबोधित। क्षेत्रीय संवाद में चर्चा के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर जोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से करेंगे मुलाकात। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा, ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर उनका प्रशासन कर रहा है चर्चा। और खेल की खबरों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज अपने अभियान की करेगा शुरुआत। न्यूजीलैंड से होगा पहला मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इसमें लगभग 150 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे। इस साल फोकस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ, भारत और मध्यम आय का जाल, नौकरियां और कौशल, साथ ही AI और सार्वजनिक नीति डिजाइन और लचीलापन बनाए रखने के लिए नीति कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सेतु निर्माता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन कर रहा है। इस दौरान कल इंडो पैसिफिक में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। कल सम्मेलन के दौरान फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के आए विद्वानों और प्रतिनिधियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा पर अपने विचार रखे। कल सम्मेलन में चौपाल की चर्चा सत्र के दौरान नौवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वह नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा आपसी लाभ के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्रीलंका में नई सरकार के गठन के बाद जयशंकर की पड़ोसी मुल्क की यह पहली यात्रा होगी। डॉक्टर एस जयशंकर और उनका प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात के साथ बैठक करेगा और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कल बड़े फैसले लिए गए। किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन फैसलों से अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ ही कृषि उन्नत योजना को भी मंजूरी दी है। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है।
ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,321 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना काफी अहम है। दोनों योजनाएं कृषि उत्पादकता और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। योजना के तहत कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें कृषि के लिए उन्नत तकनीक पर फोकस है, तो साथ ही डिजिटल तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर भी फोकस है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के जरिए किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य और मृदा उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का सरसों हो गई, आपके सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीस। Oil seeds, basically edible oils, form a very important component of our food security. For every middle class family, for every low income family, it's a very important component, very important annual or monthly expenditure item. इसमें हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस को स्टेबलाइज करें और जो कंटिन्यूसली हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है देश में, उसको कैसे हम मीट करें अपनी खुद के प्रोडक्शन से। कैबिनेट ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर है। खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन में खाद्य तेल की खेती के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास होगा। वर्ष 2031 तक खाद्य तेल का उत्पादन 20.2 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर इन दोनों योजनाओं में कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल करके किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली और पाली भाषा में को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का फैसला लिया है। इस फैसले से इन भाषाओं के प्रति जागरूकता में इजाफा होगा। इन भाषाओं में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। जो छात्र इन भाषाओं को उच्च शिक्षा के लिए विषय के तौर पर पढ़ेंगे, उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ भी मिल सकेगा। विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं की पढ़ाई के लिए नए कोर्स शुरू हो सकेंगे। इन भाषाओं की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन भाषाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ावा मिल सकेगा। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है। 5 लैंग्वेजेस, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। और क्लासिकल लैंग्वेज बनना माने बहुत बड़ी गौरव की बात है। 1500 से 2000 साल तक का उस लैंग्वेज में लिटरेचर है। उन सब नॉलेज टेक्स्ट को, प्रोज टेक्स्ट को, कई जगह पोएम्स है, कई जगह एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। खबर पश्चिम बंगाल से आ रही। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि कैबिनेट ने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, जो बंगाली समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण है। बांग्ला सहित और टोटल 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में दिया गया है। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। बंगाली कल्चर को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो
उच्च चिंतन है वो इससे दर्शाता है। और पश्चिम बंगाल की हर एक बंगाली की तरफ से, हर एक बंगाली की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आइए अब नजर डालते हैं बिहार में आई बाढ़। बिहार में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। हालांकि प्रमुख नदियां गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा कई स्थानों पर खतरों के निशान के ऊपर बह रही हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 30 से अधिक टीम तैनात हैं। 3.5 लाख से अधिक आबादी को बचाया जा चुका है और सुरक्षित स्थानों पर आश्रय दिया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने कल अधिकांश प्रभावित स्थानों पर सूखे राशन के पैकेट का वितरण किया। बाढ़ से प्रभावित आबादी को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई भी चलाई जा रही है और जरूरत के अनुसार पॉलिथीन शीट और नावों की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच कृषि विभाग ने क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन शुरू कर दिया है। वहीं बिहार के सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि जलस्तर खतरे के निशान के अभी भी ऊपर है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। देखते हैं ग्राउंड जीरो से इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। अब लोग अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन टूटी हुई सड़कें और उनके टूटे हुए घर उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। ऐसे में लोग राहत की मांग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जो रोड है वो काट कर नदी का पानी जो बह करके खेतों में आया है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से लोग आ करके वहाँ इंतज़ार करते हैं नाव के इस पार से उस पार जाने के लिए। यही स्थिति कमोबेश हर गांव की है। ऐसे में जो लोगों की उम्मीद है वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा है। डीडी न्यूज़ के लिए सुपौल से कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। और अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गरबा नृत्य के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर थे, जहां गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित गरबा नृत्य कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इसके साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और शारदीय नवरात्र की शुरुआत कल से हो चुकी है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। देखते हैं डीडी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। क्यों पड़ा माँ का नाम ब्रह्मचारिणी और कैसे करनी चाहिए इनकी पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। दधाना कर पद्मनाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की 9 शक्ति स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी, तप मना होता कष्ट पाना। माँ भगवती प्रामा जगदम्बा ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मचर्य रह करके, साधारण अवस्था में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की है। अतः इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का जो भी भक्तिपूर्वक ध्यान
करता है। विद्यावान विद्या को प्राप्त होता है, यशोवान यश को, धनवान धन की प्राप्ति होती है। अतः नियम संयम में रहते हुए ब्रह्मचारी का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत और मिठाई एवं गुड़ चीनी का भोग लगाएं। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इसके उपरांत देवी ब्रह्मचारिणी माँ के मंत्रों का जाप कर माता की आरती करें। देश भर के मंदिरों में माता के 9 दिनों का उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर माँ के जयकारे और मंत्रों से गूंज उठा है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी के सौम्य स्वरूप की आराधना कीजिए और जाकर माँ के चरणों में अपने सारे दुख सौंप दीजिए। यकीनन आपको बेहद शांति मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी। एक बार फिर आप सभी को द्वितीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आचरण करने वाली। मान्यता है कि माँ के स्वरूप की आराधना से मनुष्य के अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में आज सुबह माँ की विशेष पूजा अर्चना की गई। तो दिल्ली से छतरपुर मंदिर की ये तस्वीरें, जहां आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना की जाती है। और मंदिरों में इस समय तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, जहां माँ के जयकारे लगाए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन झंडेवालान मंदिर में भी आरती की गई। और ये तस्वीरें दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। और सुबह सुबह झंडेवालान मंदिर में माँ भगवती की आरती की गई और पूजा अर्चना की गई। मथुरा में कल रात धूमधाम से भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। पूरे रास्ते में भक्तों ने फूलों की बारिश की। इस दौरान कई तरह की झांकियां ने लोगों का मन मोह लिया। बारात में चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों की आरती उतारी गई। बारात में बैंड, ढोल, नगाड़े भी खूब बजे। तो ये मथुरा की कल रात की तस्वीरें, जहां धूमधाम से निकाली गई श्री राम की बारात। और नवरात्र की शुरुआत से ही दिल्ली के लाल किले के मशहूर लव कुश रामलीला के मंच पर दिल्ली एनसीआर के स्कूल छात्रों ने मंचन किया। ये बच्चों ने जो रामलीला बनाई, कमल स्कूल वंदना मॉडल स्कूल है, इस रामलीला का कोई मुकाबला नहीं। इसमें सिर्फ बच्चे ही रोल करते हैं और हमारा ये सेकंड ईयर है यहाँ पर लाल किले पे। ऐतिहासिक लाल किले पर दिल्ली एनसीआर के हमारे स्कूलों के बच्चे रामायण का संपूर्ण मंचन कर रहे हैं। It will enrich my knowledge of India immensely and I've learned a lot and I really appreciate the effort of the students. ये रामलीला का मंचन जो देख रहे हैं, ये हमारे स्कूली छात्रों के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वंदना इंटरनेशनल एंड गुरुग्राम ग्लोबल हाइट्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। ये पहली बार नहीं है कि हम लव कुश में अपना इवेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे हमारे बच्चों का रामलीला का इवेंट हुआ था।
ये मौसम त्योहारों का है। देश भर में इस समय रामलीला और गरबा जैसे आयोजन हो रहे हैं। इस तरह के आयोजनों से व्यापारिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा मिलता है। CAT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अनुमान लगाया है कि इससे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने की संभावना है। में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिन त्योहारों की रौनक रहेगी। नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे उत्सव जो हर साल देश भर में 10 दिन तक मनाए जाते हैं, इनके चलते इस बार देश भर में व्यापारिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलने का अनुमान है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के एक अनुमान के अनुसार अगले 10 दिनों में देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने की संभावना है। अकेले दिल्ली में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा। इन उत्सवों के दौरान बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। नवरात्रि और रामलीला के साथ साथ गरबा और डांडिया जैसे धार्मिक उत्सव पूरे देश में त्योहारों की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस नई श्रृंखला के लिए, जिसमें सभी प्रकार के त्योहार होंगे, आप सभी को मैं बधाई देता हूं। इन 10 दिनों के अंदर पूरे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। अकेले दिल्ली में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। त्योहारों में खरीदारी की विशेष बात यह है कि बिक्री किए जाने वाले अधिकांश भारतीय उत्पाद ही होंगे। अब लोगों का चीन से बने सामानों से मोह भंग हो चुका है। कैट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश भर में भारतीय सामानों की गुणवत्ता को बढ़ाया है और अब भारत में बने सामान किसी भी विदेशी सामान से बेहतर हैं और यही कारण है कि उपभोक्ताओं का रुझान अब भारतीय वस्तुओं की खरीदी पर ही है। पहले विजयदशमी आएगी नवरात्रि के तुरंत बाद, उसके बाद करवा चौथ का फेस्टिवल आएगा, फिर धनतेरस आएगी, उसके बाद दिवाली होगी, उसके बाद भैया दूज होगी, फिर छठ पूजा होगी और फिर उसके बाद तुलसी विवाह के साथ ये फेस्टिवल का सीजन समाप्त होगा। चारों तरफ खुशियां होंगी, लोग उत्साह से सारे त्योहारों का आनंद लेंगे। ये त्योहार पूरे देश में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी विशेष रूप से परिचय देते हैं। देश भर में नवरात्रि, रामलीला, गरबा और डांडिया जैसे 1 लाख से अधिक छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम शामिल हैं। वहीं बड़े पैमाने पर देश भर में भक्ति संगीत के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इन उत्सवों के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। नवरात्रि के समापन पर विजयादशमी, दुर्गा विसर्जन, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह से त्योहारों की ये श्रृंखला समाप्त होगी। इन त्योहारों के सीजन में कपड़े और परिधान, खासकर पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी, लहंगा और कुर्ते की मांग नवरात्रि और रामलीला के दौरान काफी बढ़ जाती है। पूजा और धार्मिक आयोजनों के लिए लोग नए कपड़े खरीदते हैं, जिससे इस श्रेणी में व्यापार में उछाल देखने को मिलता है। वहीं बड़े पैमाने पर पूजन सामग्री की मांग भी होती है। पूजन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, फूल, नारियल, चुनरी, दीपक, अगरबत्ती और अन्य पूजन सामग्रियों की भारी मांग रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। भारतीय टीम प्रतियोगिता में ग्रुप ए में, जहां भारत की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड की टीम है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 23 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।
भारतीय टीम 6 अक्टूबर को पाकिस्तान से, 9 अक्टूबर को श्रीलंका से और 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। भारत को सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिए ग्रुप में कम से कम 3 मैच जीतने होंगे। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह में न्यूजीलैंड की टीम चुनौती के रूप में सामने होगी। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 9 और भारत ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। आईसीसी ने इस बार महिला T20 विश्व कप में पुरुषों के बराबर इनामी राशि रखने का फैसला किया है। इस कारण इसमें पिछली बार के मुकाबले 225% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार विजेता टीम को $23.4 लाख मिलेंगे, वहीं उप विजेता टीम को $11.7 लाख मिलेंगे। महिला T20 विश्व कप के लिए इस बार कुल इनामी राशि $79,58,000 रखी गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।